जो सिलेक्शन के बाद आपके माँ बाप के चेहरे पे खुशी होगी, आप कहोगे ये 3 साल क्या, मैं 30 साल भी ये करने को तैयार हूँ। कोशिश करिए कि मेंस की तैयारी प्रीलिम से पहले हो जाए, सारे नोट्स बन चुके हों, सिलेबस का एक एक जो टॉपिक है उसके पास आपके पास 1-2 पेज के नोट्स हों, और प्रीलिम्स के बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, करंट अफेयर्स और टेस्ट लिखना, मतलब प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिर्फ ये 3 चीज़ें चलें। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि सोशल मीडिया के अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिए जाएँ, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ टफ है, ज़बरदस्ती एक और सरदर्द क्यों बढ़ाना है। फ़नी इंसिडेंट बताती हूँ, इस मेंस में मैं हर दूसरे तीसरे दिन रो रही थी। मेरा भाई मेरे साथ रहता है तो उसे आदत पड़ गई थी इस चीज़ की कि बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे गंगा जमुना रोज़ बहती है। भी मोमेंट ये रियलाइजेशन आ जाए कि ये चल रहा है, 3 दिन से कुछ नहीं पड़ा है, उसी मोमेंट मतलब वो चेंज करो। ये नहीं कि कल सुबह से करेंगे या मंडे से करेंगे, उसी मोमेंट से स्टार्ट कर। मतलब जो इमोशनल हालत होती है ना यूपीएससी एस्पिरेंट की, उसमें मूवी बन सकती है, और बन ही चुकी है सीरीज़, मूवी, सब कुछ। मेरे पहले दोनों ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। फर्स्ट वाले में करीब 7 और 8 मार्क्स से, एंड सेकेंड वाले में 2 मार्क्स से। सो प्रीलिम्स वाज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल, क्योंकि ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जब जीएस से थक जाओ तो ऑप्शनल की गोद में जाके सो जाओ। तो माय फादर वाज टेलिंग मी कि सिविल सर्विसेज की तरफ जाओ, एंड द फनी थिंग इज़ आई वाज सो श्योर कि कुछ भी करूँगी पर सरकारी नौकरी नहीं करूँगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन फैक्ट्री के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद हैं आरुषि मैम। मैम ने अभी 2021 के यूपीएससी में सिलेक्शन लिया है, तो आज मैम की जर्नी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस तरीके से उनकी तैयारी रही, कैसे क्या उनका बैकग्राउंड है और आप लोगों के लिए क्या वो टिप्स और ट्रिक्स देना चाहेंगे जो आपकी जर्नी में आगे हेल्प करेगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि मोटिवेशन कैसे बरकरार रखें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करें। तो तमाम जो भी क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी में जो आपके जर्नी में आर्टिकल बने हुए हैं उनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मैम की जर्नी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें अपना कीमती समय दिया एंड कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। 2021 में यूपीएससी में फाइनल लिस्ट में आपका नाम आया। तो मैम सबसे पहले आप ऑडियंस को थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम है आरुषि शर्मा। आई वॉज बॉर्न इन मेरठ, एंड देन बाकी की मेरी स्कूलिंग और कॉलेज सब कुछ दिल्ली से हुआ है। ग्रेजुएशन से मैं इंजीनियर हूँ और मेरा सिलेक्शन 3rd अटेम्प्ट में हुआ है। ओके मैम, ये यूपीएससी की जर्नी कब स्टार्ट हुई आपकी और कब आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको? जी, जब कॉलेज के लास्ट ईयर में, अपने 4th ईयर में, ये डिसीजन लेना था कि आगे करियर में क्या करना है, तो माय फादर वाज टेलिंग मी कि सिविल सर्विसेज की तरफ जाओ, एंड द फनी थिंग इज़ आई वाज सो श्योर कि कुछ भी करूँगी पर सरकारी नौकरी नहीं करूँगी। बट फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, इनफैक्ट 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे मेरे को दिखा कि काफ़ी लोग जो वल्नरेबल सेक्शन है, या बहुत ही स्पेसिफिक मैं बताऊँ, शादरा मेट्रो स्टेशन के बाहर एक छोटी सी बच्ची पैसों के लिए मेरे को मांग रही थी, एंड आई डेंट हैव कैश ऑन दैट डे। इट मेड मी थिंक। तो महीनों तक वो चीज़ मेरे दिमाग में अटकी रही, तो फिर कि आगे क्या करा जाए। तो मैंने सोचा कि नॉर्मल प्राइवेट जॉब की बजाय जो सिर्फ मेरा घर चलाए या मेरा प्राइवेट इंटरेस्ट करे, उसकी जगह आई शुड डेडिकेट माई लाइफ टूवर्ड्स, बहुत ही टिपिकल सेंटेंस है बट मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। सो वहाँ से मोटिवेशन स्टार्ट हुई। फिर मैंने देखा कि सिविल सर्विस होता क्या है एक्चुअली। तो शुरुआत में सिर्फ आईएएस का पता था, बट आगे जाके देखा कि और सर्विसेज हैं, तो अब आई वांट टू बी एन इंडियन डिप्लोमेट। ध्यान से सुनना और इसको स्किप बिल्कुल मत करना। जो भी एस्पिरेंट 2023 और 24 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास एक शानदार मौका है। अभी अनअकैडमी पर 13 नवंबर सुबह 11 बजे ऑल इंडिया लेवल पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आप सभी लोग जानते हो यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करना कितना टफ होता जा रहा है, तो ये एग्जाम होगा जो यूपीएससी के रियल एग्जाम की तरह ही होगा और ऑल इंडिया लेवल से आप अपनी रैंक को जान सकते हो। ऑल इंडिया लेवल के जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है उनसे आप अपना कंपटीशन कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है। साथ ही साथ इसमें जो भी 50% शुरुआती पार्टिसिपेंट होंगे उनको 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा, और तो और जो टॉप रैंकर्स होंगे उनको मैकबुक, आईफोन, आईपैड और अमेजन वाउचर्स जैसे तमाम 40 करोड़ तक के प्राइजेस रखे गए हैं, वो आपको जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो भी टॉप रैंकर्स होंगे उनको किसी ना किसी एक आईएएस ऑफिसर के साथ पूरा दिन बिताने का मौका मिलेगा। ये शानदार अपॉर्चुनिटी है आपके पास। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए फटाफट रजिस्ट्रेशन करिए और हमारा कोड यूज करना ना भूलें, MFYT10। आपने माइंड में तो ले लिया कि चलो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हिस्ट्री और पॉलिटी में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर आपकी शुरुआत कैसे हुई और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? कैसे शुरुआत के जो कन्फ्यूजन एक एस्पिरेंट के दिमाग में आते हैं कि रिसोर्सेज क्या रखने हैं, ऑप्शनल क्या लेना है, कहाँ से कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है, तो शुरुआती इनिशियल स्टेज के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आपने अपना सेटअप पूरा जमाया? तो देखिए, जब डिसीजन ले लिया कि ये करना है,
और जो डिसीजन भी बहुत सारे टॉपर वीडियोस एक्चुअली देखने के बाद लिया गया, बट फिर मेरा प्राइमरी जो सोर्स था वो यूट्यूब था, जहाँ पे मैंने बहुत सारे टॉपर वीडियोस देखे, ये समझने की कोशिश करी क्या सोर्सेज होते हैं, प्रोसेस क्या होता है एग्ज़ाम का, क्योंकि 3 स्टेज होती हैं ये भी नहीं पता था पहले। फिर सोर्सेज की एक लिस्ट बनाई और फिर ये देखा कि थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए मे बी, तो दूर दूर तक कोई नहीं था जो यूपीएससी की तैयारी तक करा हो, रिश्तेदारों में या फ्रेंड्स में, फैमिली में। तो तब मैंने ये डिसीजन लिया कि एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी जाए जहाँ से गाइडेंस मिले। ऑल्दो अब मैं रिकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज इट वॉज अ वेस्ट टू बी ऑनेस्ट, बट आई डू बिलीव दैट सम काइंड ऑफ गाइडेंस इज़ नीडेड। फिर कि सोर्सेज एक बार बना लिए कि ये चाहिए, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत चाहिए, एक एक करके सोर्सेज लेने शुरू करे और उन्हें पढ़ना शुरू करा। फिर ये डिसीजन कि ऑप्शनल क्या लिया जाए। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट को क्या दिक्कत होती है, हमारी ब्रांचेस एक तो ऑप्शनल में होती नहीं है, जैसे कुछ कुछ मेरी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो नहीं थी, तो फिर कुछ ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट करे इंटरेस्ट और वैसे टैक्टिकल रीजंस के बेस पे कि सिलेबस छोटा है या टॉपर्स इससे रहे हैं कि मेरे इंटरेस्ट में है। फिर वहाँ से मैंने फाइनलाइज करा फिलॉसफी प्राइमरीली इंटरेस्ट बेस पे बिकॉज आई लव दैट सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल लेने का जो डिसीजन है, मतलब जो लोग देख रहे हैं इसे, प्राइमरीली आपका इंटरेस्ट बेस पे होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जब जीएस से थक जाओ तो ऑप्शनल की गोद में जाके सो जाओ। तो ये हो गया ऑप्शनल। रही बात इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का हिस्ट्री और बाकी के ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पढ़ने का, तो आई थिंक जब आप बहुत टाइम देते हैं ना एज एन एस्पिरेंट, आप कुछ महीने उसके साथ देते हैं, मेरा ये मानना है उससे धीरे धीरे प्यार हो जाता है। तो अब माय फेवरेट सब्जेक्ट्स आर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, वो इंजीनियरिंग पीछे छूट गई है। आपका ये थर्ड अटेम्प्ट है राइट? हाँ, तो आपके 3 अटेम्प्ट, आपके 2 अटेम्प्ट कैसे रहे और उस किस स्टेज तक आप गए, उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो मेरे पहले दोनों ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। फर्स्ट वाले में करीब 7 और 8 मार्क्स से एंड सेकंड वाले में 2 मार्क्स से। सो प्रीलिम्स वाज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल ये, बट थर्ड वाले में प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ, मेंस भी हुआ और फिर इंटरव्यू देके सिलेक्शन भी हुआ। सो मेरा ये मानना है कि प्रीलिम्स काफ़ी डिफ़िकल्ट स्टेज होता जा रहा है, स्पेशली अब जब क्वेश्चन पेपर इतने अनसर्टेन बन रहे हैं। एंड जो इंजीनियर्स, मैंने काफ़ी इंजीनियर्स से बात करी है, टॉपर्स में भी और जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें भी, तो एक थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस होता है दैट हम अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो प्रीलिम्स में नहीं रुकेंगे हम, और इतनी फेलियर होता है इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। सो आई थिंक प्रीलिम्स का सबसे बड़ा मिस्टेक आप यही कर सकते हो कि हम तो निकल ही जाएंगे। एक तो आपने मिस्टेक बता दिया कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है। आपके 2 प्रीलिम्स शुरुआती क्लियर नहीं हुए, तो आपको क्या लगता है अभी जो थर्ड अटेम्प्ट आपने दिया, प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, आपको अगर पीछे जाके आप देखते हो तो क्या लगता है क्या मिस्टेक्स अगर आपकी रही, अगर उनको आप नहीं करते तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका प्री मेंस सारे स्टेज क्लियर हो जाते? जी देखिए, सबसे पहले फ़र्स्ट अटेम्प्ट की गलतियाँ, तो उसमें जो बेसिक सोर्सेज थे उसमें मैंने थोड़ी गलतियाँ करी। जैसे सब कह रहे थे कि मॉडर्न हिस्ट्री, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ो, बट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी थी, कोई और बुक पढ़ी। तो कि जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो सारे टॉपर्स रिपीट करते हैं कि यही करना है और सिर्फ यही करना है, तो उतना लिमिटेड रखो। तो वही एडवाइस कि रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं और उनकी मल्टीपल रिविजन्स चाहिए। तो पहली गलती, रिविजन उतनी ना करना। दूसरी, जो बेसिक सोर्सेज हैं लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और बाकी के ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़, तो इसमें आप इनके क्वेश्चंस को गलत नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स में 100 में से 30 क्वेश्चन जो आते होंगे, बाकी सारा गेस वर्क होगा। तो 30 क्वेश्चन जिसने अच्छे से तैयारी करी है ना, वो सबके ठीक होंगे। तो अगर आपने ये गलत करे तो यू आर आउट ऑफ द रेस। तो दूसरी मिस्टेक हो गई स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग ना रखना। उसके बाद सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने क्या गलती करी कि क्वेश्चंस थोड़े कम अटैम्प्ट करे। तो मेरा ये मानना है कि 90+ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने चाहिए अगर आपका एक्यूरेसी लेवल 90 से ऊपर नहीं है। तो फिर मैंने थर्ड अटैम्प्ट में इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए एक एक्सेल शीट बनाई, जिसमें टेस्ट जितने मैं देती थी उसमें 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड में करके क्वेश्चन अटैम्प्ट करना और फिर उन तीनों राउंड्स की एक्यूरेसी चेक करना। तो आइडियल ये होना चाहिए कि पहले राउंड में आपके 90% या 95% से प्लस एक्यूरेसी रहे, फिर 70 या 60 और फिर फाइनली 30-40 भी चलती है। फिर ये देखना है कि ओवरऑल एक्यूरेसी क्या आपकी 80 से ऊपर है, और अगर कम है तो फिर ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करो ताकि आप कट ऑफ से क्लियर कर पाओ। मेंस की अगर बात करें, मेंस के लिए कैसे आपने तैयारी करी? आप प्रीलिम्स के साथ साथ आपकी तैयारी चल रही थी या फिर आपने प्रीलिम्स के बाद आपने तैयारी शुरू करी? कैसे मेंस के लिए आप तैयार हुए? देखिए, आइडियल कंडीशन है कि मेंस की तैयारी प्रीलिम्स से पहले हो जानी चाहिए, बट आइडियल्स ऑफ कोर्स नहीं पूरे होते हैं।
तो काफ़ी सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स से पहले कर लिए थे, कुछ कुछ बचे थे छोटे छोटे सब्जेक्ट जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह, वो प्रीलिम्स के बाद हैंडल करें। बट अगर अब जैसे पीछे देखते हैं वापस, तो अगर वो भी प्रीलिम्स से पहले करे होते तो मार्क्स और बेटर आते। सो जो इंसान पहले अटेम्प्ट से या आगे अपने अटेम्प्ट्स में जा रहा है, कोशिश करिए कि मेंस की तैयारी प्रीलिम्स से पहले हो जाए, सारे नोट्स बन चुके हों, सिलेबस का एक एक जो टॉपिक है उसके पास आपके पास 1-2 पेज के नोट्स हों, और प्रीलिम्स के बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, करंट अफेयर्स और टेस्ट लिखना, मतलब प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिर्फ ये 3 चीज़ें चलें। ओके। शुरुआत में जैसे अभी कितना टाइम एक एस्पिरेंट को लगता है, और यूपीएससी की क्या डिमांड होती है एक एस्पिरेंट से? जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप देने जा रहे हैं तो क्या लग रहा था आपको कि अब मेरी तैयारी ठीक ठाक है? मतलब एस्पिरेंट कितने समय बाद कह सकता है कि हाँ अभी मेरी तैयारी ठीक है? 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, कैसे कितना समय लगता है? देखिए, बहुत डेडिकेशन से अगर करेंगे तो 1 साल सफिशिएंट है, बट जैसे शुरू में गाइडेंस नहीं होती है या कुछ, तो फिर अटेम्प्ट्स बढ़ते जाते हैं। और इनफैक्ट जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे निकालने वाला भी अगर पहले टाइम दे देगा और अटेम्प्ट बाद में देगा, तो उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम को समझने में टाइम तो लगता है। मतलब ये मिथ है कि आप आइए बस कुछ महीने में पढ़िए और निकाल लीजिए, बहुत कम के साथ होता है 1-2 देखे हैं हमने वैसे मिरेकल्स, बट बहुत कम के साथ होता है। ओके। अगर आपकी बात करें तो आप पहले आप बता रहे थे कि सरकारी जॉब में जाने का आपका शुरुआत से मन नहीं था, और दूसरा फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, तो इस जर्नी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं आपको कभी ऐसा मन में आया कि मैं शायद यूपीएससी गलत चूज़ कर लिया, मैंने यूपीएससी के लिए नहीं बनी हूँ मैं, या फिर किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट आप रखते थे? देखिए, ये कभी मन में नहीं आया, क्योंकि जब ये डिसीजन लिया था वो इतने महीने का जो प्रोसेस था कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए, वो इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया था। मतलब एक बहुत ही फिल्मी लाइन है कि अंदर से एक आवाज़ आती है कि तुम्हारा जीवन इसलिए बना है, ये मकसद है। तो वो इतना क्लियर है मेरे मन में कि ये तो कभी नहीं आया कि यूपीएससी मेरे लिए नहीं है या मैं यूपीएससी के लिए नहीं हूँ। ड्रीम करियर क्या, ड्रीम लाइफ ही वही है। और फिर रही बात मोटिवेशन की, तो देखिए मोटिवेशन में 2 चीज़ें होती हैं। पहला स्टार्टिंग, कि आपने शुरुआत करी क्यों। सेकंड एंड, कि आपको कहाँ जाना है। इन दोनों चीज़ों को याद रखो और बीच का सफ़र आराम से निकलेगा। और आराम से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप दुखी नहीं होगे, रोओगे नहीं। मतलब मैं फ़नी इंसिडेंट बताती हूँ, इस मेंस में मैं हर दूसरे तीसरे दिन रो रही थी। मेरा भाई मेरे साथ रहता है, तो उसे आदत पड़ गई थी इस चीज़ की कि बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे गंगा जमुना रोज़ बहती है। बट दिस इज़ द प्रोसेस। अब वापस देखते हैं तो कितनी ग्रोथ हुई है। मतलब अपने आप को स्ट्रांग रखना, या ये मोटिवेशन रखना कि नहीं, जो जिस चीज़ के लिए हम एफ़र्ट डाल रहे हैं इट इज़ वर्थ इट, बाद में अपने लिए, पेरेंट्स के लिए या सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा होगा। इसे ध्यान में रखो, पढ़ते रहो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। डिस्ट्रैक्शन का ही मैं क्वेश्चन पूछने वाला था। जैसे आपने बताया कि शुरुआती रिसोर्स आपके पास यूट्यूब ही था, यूट्यूब से आपने सारी चीज़ें देखी, लेकिन यूट्यूब पे और चीज़ें भी हैं। अभी शॉर्ट्स आ रहे हैं जो यूपीएससी मतलब आईएएस की एंट्री दिखाते हैं, आईएएस आईपीएस की शादियाँ दिखाते हैं, या शुरुआत में एस्पिरेंट्स उनमें पड़ जाता है, काफ़ी समय तक देखता रहता है डीएम एंट्री, उनका जो भौकाल टाइप की जो रील्स वगैरह चलती है, वो सारी चीज़। तो आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहते थे? क्योंकि मेन सोर्स आपका यूट्यूब है, यूट्यूब पर और सारी चीज़ें भी आती हैं, तो कैसे आप उनसे बचते थे? और क्या फिर आपके दिमाग में भी आपके भी ऐसे सपने आते थे रात में कि जब डीएम बन जाएंगे तो ऐसी गाड़ी बंगला ये सारी चीज़ें होंगी? किस तरीके के थॉट प्रोसेस था उस टाइम आपका? देखिए, सबसे इजी तरीका है, ऐप्स पे टाइमर लगा लो। बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। तो रोज़ का आधे घंटे का टाइमर, इससे ज़्यादा करंट अफेयर की या कुछ वीडियो नहीं होती है। और सेकेंडली फिर भी मतलब अपने दिमाग में जो चीज़ें चलती रहती हैं, थॉट प्रोसेस का भी एक हैंगओवर होता है, तो उनसे कैसे बचना है? सबसे आसान तरीका है, जो आपका रूटीन है, डेली रूटीन, जो टाइम टेबल बना के चिपका रखा है दीवार पे, उसे कंप्लीट करो। टाइम ही नहीं मिलेगा बाकी चीज़ें सोचने की। और जब आप वापस देखोगे ना जर्नी पे, तो आपका जो हैप्पीएस्ट टाइम रहेगा वो वही रहेगा जहाँ पे आपके पास कुछ सोचने का टाइम ही नहीं था। आप सुबह से शाम तक पढ़ रहे थे, खुद पे प्राउड होगा, और बाद में देखोगे लिटरली वो हैप्पीएस्ट टाइम रहेगा। आपकी इस जर्नी में फ्रेंड्स का कैसा सीन रहा? फ्रेंड्स काफ़ी सारों के फ्रेंड्स छोड़ देते हैं, वो फ्रेंड्स से बात करना बंद कर देते हैं, शादियों में जाना, पार्टी में जाना छोड़ देते हैं। फिर उनकी तरफ से भी काफ़ी मतलब मैसेज आते हैं, पहले से ही कलेक्टर साहब बोलने लगते हैं वो, तो उससे काफ़ी डर लगता है कि अभी सिलेक्शन हुआ नहीं, कलेक्टर साहब लोग बोल रहे हैं। रिलेटिव्स का प्रेशर होता है, अगर उनको पता होता है कि यूपीएससी की तैयारी कर रही है या फिर कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपने कैसे टैकल करी? आपके पास, आपके ऊपर भी प्रेशर रहा? तो पहले फ्रेंड्स और फिर रिलेटिव्स। देखिए, फ्रेंड्स का ऐसा था, शुरू में बाकी सारे फ्रेंड्स की प्लेसमेंट हो गई, तो जब सोशल मीडिया पे देखते थे कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, हर वीकेंड पे पार्टी हो रही है, तो थोड़ा अजीब लगता था। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि सोशल मीडिया के अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिए जाएं, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ टफ है, ज़बरदस्ती एक और सरदर्द क्यों बढ़ाना है। तो
वो सब डिलीट करा। फिर क्या हुआ, जितना सुपरफिशियल फ्रेंड्स थे ऑब्वियसली वो सारा कट ऑफ हो गए। बट मज़े की बात यह है, जो बचे ना अब वो लाइफ लॉन्ग रहेंगे। और बचे, साल में 1-2 बार बात होती थी, एंड स्टिल अब मेरे सिलेक्शन के बाद मेरे दोस्त मेरे से ज़्यादा खुश हैं। तो फ्रेंड्स का ऐसा है, जो जा रहे हैं वो फ्रेंड्स हैं ही नहीं, चिल रहो। सेकेंडली फिर रिलेटिव्स का, तो देखिए इस मामले में मैं काफ़ी लकी रही कि रिलेटिव्स का जो भी प्रेशर रहा होगा मेरे पेरेंट्स ने मेरे तक आने नहीं दिया। अब पता चलता है, क्योंकि जब हम अब बैठ के बात करते हैं कि तब किसी ने ऐसे कहा था, मम्मी बताती हैं, तो काफ़ी कुछ ऐसा रहा है जो मम्मी पापा को सुनना पड़ा, बट वो मेरे तक आया ही नहीं कभी। सो जैसे एस्पिरेंट्स का तो ठीक है, बट अगर कोई भी रिलेटिव या पेरेंट ये वीडियो देख रहा है तो आप प्लीज़ ये समझो कि वो सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं है, आपको उसके साथ, बच्चे के साथ पूरा सपोर्ट देना है। मतलब जो इमोशनल हालत होती है ना यूपीएससी एस्पिरेंट की, उस पर मूवी बन सकती है, और बन ही चुकी है सीरीज़, मूवी, सब कुछ। तो फैमिली का और क्लोज फ्रेंड्स का आई थिंक बहुत बड़ा हाथ होता है सपोर्ट के लिए। ओके, आपने फैमिली के साथ रह के तैयारी करी? हाँ जी। ओके, फैमिली का किस तरीके से आपका सपोर्ट रहा? फैमिली में आपके कौन कौन है और किसका किस तरीके से सपोर्ट रहा आपके इस जर्नी में? जी, तो मेरे पेरेंट्स हैं और मेरा एक छोटा भाई है, वो अभी 11th में है। तो देखिए पेरेंट्स का तो अनकंडीशनल लव और सपोर्ट, कि मेरी मम्मी का डायलॉग है कि इसे पानी का ग्लास भी नहीं उठाना पड़ता है, और जो मेरे नहीं काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के या सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ है। सो एक तो ऐसा मटेरियल सपोर्ट कि हमको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, पूरे दिन में सिर्फ एक ही काम है, पढ़ाई करना। फिर आता है एक इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि जैसे मैंने कहा हर दूसरे तीसरे दिन वो एक डाउन फेज़ आता है, और स्पेशली उस फेज़ में जब बहुत मेहनत चाहिए होती है, जैसे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। तो तब मतलब पेरेंट्स का एक तो अपने बच्चे को दुखी देखना, और फिर अपने आप को भी संभालना कि नहीं इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और फिर बच्चे को संभालना कि नहीं तुम पढ़ो, हमें पता है तुम्हारा होगा, तुमसे ज़्यादा हमें तुम पे भरोसा है। तो ये तो खैर सबके पेरेंट्स का होता है, बट यहाँ मैं बहुत ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगी अपने भाई को। वो मेरे से इतना छोटा है, बट उसने एक बड़े भाई की तरह मुझे सपोर्ट करा है। और मतलब मैं जैसे रोती थी तो वो बहुत ही मजाक के तरीके से मूड ठीक कर देता था, जैसे मैंने बोला गंगा जमुना बह रही है। तो भाई बहनों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इस जर्नी में टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट आप कैसे रखती थी और कैसे कंसिस्टेंट रहते थे आप? जी, मैंने एक छोटी डायरी बना रखी थी जिसमें अपने टाइम स्टडी स्लॉट्स के अकॉर्डिंग मैं देखती थी कितना अच्छा जा रहा है। तो मैंने शेड्यूल थोड़ा ओवर एस्टिमेट करके बनाया था, अगर मेरा 80-90% हो रहा होता था तो आई वॉज़ हैप्पी। बट फिर मेरे को एक और एक्चुअली ऐप मिला YPT नाम से, जिसमें हम टाइम स्लॉट वो कर सकते हैं, लाइव स्टडी करते हैं। तो या तो अपनी डायरी में आप देखो कि कितना पढ़ रहे हो और फिर उसे वीकली रिव्यू करो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, या फिर ऐसे ऐप्स यूज़ करो जिसमें फ़ोन के सारे ऐप्स बंद हो जाते हैं, आप सिर्फ पढ़ते हो टाइमर लगा के। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और कंसिस्टेंसी अपने ना स्टडी शेड्यूल जब पूरा हो रहा होता है उसकी मोटिवेशन से भी बनती है। और जब आपको लग रहा है कि काफ़ी दिन हो गए हैं, एक स्लम्प चल रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हो, जिस भी मोमेंट ये रियलाइजेशन आ जाए कि ये चल रहा है, 3 दिन से कुछ नहीं पढ़ा है, उसी मोमेंट मतलब वो चेंज करो। ये नहीं कि कल सुबह से करेंगे या मंडे से करेंगे, उसी मोमेंट से स्टार्ट कर दो। ओके, आपने भी शादियों में जाना बंद कर दिया था, आपने भी बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं उनको अटेंड करना बंद कर दिया, रिलेटिव से मिलना बंद कर दिया, ऐसा आपकी जर्नी में भी हुआ? जी, काफ़ी हद तक हुआ, मैंने काफ़ी कट ऑफ कर लिया था। ओके, और फिर इंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते थे? जैसे ये तो पढ़ाई की बात हो गई, कंसिस्टेंट रहने की बात हो गई, लेकिन इंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करते थे? वेब सीरीज़, मूवीज़, ये आप देखते थे? काफ़ी वेब सीरीज़ और मूवीज़ देखी हैं मैंने। इनफैक्ट मेरा जो ब्रेक पीरियड भी और जो जब नई पढ़ाई हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, वो पीरियड भी, जितनी वेब सीरीज़ पिछले कुछ साल में आई है मैंने सब देखी। ओके, आपकी फेवरेट वेब सीरीज़ कौन सी है? फ़िलहाल हाउस ऑफ ड्रैगन्स। ओके, अभी जो नए एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे, या फिर इस जर्नी से आप नंबर ऑफ मिस्टेक्स आप गिनाना चाहो या उनको कुछ एडवाइस देना चाहो कि उनको अपनी जर्नी में ये मिस्टेक्स नहीं करनी, तो क्या आपके सजेशन होंगे उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो इस डिसीजन को लेने से पहले बहुत सोचें, क्योंकि बहुत मेहनत लगने वाली है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लगने वाली है। तो ये डिसीजन सिर्फ़ और सिर्फ आपका होना चाहिए। इसलिए नहीं लेना है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा IAS बन जाए, या सोसाइटी चाहती है कि भाई आइडियल जॉब IAS IPS होती है, ऐसा नहीं है। आपके अंदर से सर्विस मोटिव आना चाहिए। एथिक्स के आंसर में लिखते हैं कि प्राइमरी क्वालिटी है सर्विस मोटिव, और सर्विस मोटिव का मतलब है सिविल सर्वेंट, की आपको सर्वेंट बनना है जनता का। तो पहला तो ये कि डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लेना है। सेकेंडली फिर जो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है बिल्कुल भी, किसी भी स्टेज पे भी,
ये एग्ज़ाम सबको इक्वल बना देता है, जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतना फल मिलेगा। फिर थर्ड, कि जो टॉपर की मिस्टेक्स होती हैं ना, जो वो बताते हैं, उन्हें बहुत ध्यान से सुनो। उनके भले ही आप उनकी सक्सेस स्टोरी ना देखो, आप उनकी फेलियर स्टोरी ज़रूर सुनो कि उन्होंने क्या गलतियाँ करी। क्योंकि इनफैक्ट मैंने प्रीलिम्स में बताया नहीं, बट मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी कि टॉपर वीडियो मैंने देखी, उनकी गलतियाँ सुनी और फिर भी मैंने पाया कि मैंने सेम गलतियाँ करी है। तो खुद गलती करने से बेटर है कि दूसरे की गलती से सीख लो। किसी ने बताया कि भाई टेस्ट सीरीज़ लगानी होती है और सिर्फ टेस्ट नहीं लगाना है, उसके सॉल्यूशन से सीखना भी है। ये कि ये टॉपर ने गलती करी तो उसे लिख लो कि मेरे को ये चीज़ नहीं करनी है पर्टिकुलरली। फिर थर्ड, बहुत डाउन फेज़ आएगा प्रिपरेशन में, सब कुछ यहाँ पे शाइनी ब्लिंगी नहीं है। तो उस टाइम पे याद रखना है क्यों शुरू करा था और कहाँ जाना है, और डटे रहना है। सही में मेहनत बहुत करनी है। बट अब मैं आपको अच्छी बात बताती हूँ। जो सिलेक्शन के बाद आपके माँ बाप के चेहरे पे खुशी होगी, आप कहोगे ये 3 साल क्या, मैं 30 साल भी ये करने को तैयार हूँ। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा, बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। जिस तरीके से मैडम ने अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करी, उन्होंने अपनी जर्नी बताई, काफ़ी सारे पॉइंट्स जो बताए जो आपको जर्नी में नहीं करने हैं, अपने मिस्टेक्स नहीं करनी है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।